वेलकम फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र नागदा एक बार फिर आप सभी का इतिहास की कक्षा मेरे साथ स्वागत करता हूं सीबीएसई हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 3 और 5 मार्क के क्वेश्चंस का दो वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का भी एक वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर ये दोनों ही वीडियो उपलब्ध है, तीनों ही वीडियो उपलब्ध हैं। आप जल्दी से जल्दी इन्हें देखें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इनका लाभ उठाएं। आज मैं 10th क्लास के चौथे वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ आपके सामने। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के 3 मार्क के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके साथ प्रस्तुत हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके 20 मार्क्स के वेटेज में सबसे ज़्यादा जो है मोर देन 60% इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चन भी इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो अब हम 3 मार्क के वीडियो के जो भी क्वेश्चन हैं उसके साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो प्रस्तुत है आपके सामने पहला क्वेश्चन, और पहला प्रश्न है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ये जो प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न है, ये 3 और 5 मार्क दोनों में ही पूछा जा सकता है। मैंने इसमें 5 पॉइंट रखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को इस प्रश्न को, अगर ये बड़ा आ जाए 5 मार्क का आ जाए, तो उसमें भी आप इसके आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन इस वॉर का प्रभाव इंडिया पर भी पड़ा क्योंकि इंग्लैंड इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। अब इंग्लैंड के इस वॉर में पार्टिसिपेट करने से भारतीयों पर और भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहले द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन दैट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was met by increasing taxes such as custom duties, income taxes, etc. on Indians। तो इस युद्ध ने भारतीयों के ऊपर आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही तरह की परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इससे देश में बहुत ज़्यादा रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हुई, और उस रक्षा खर्च की बढ़ोतरी को रक्षा खर्च की बढ़ोतरी से पार पाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों के ऊपर बहुत सारे नए नए टैक्स लगा दिए, जिसमें कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई और साथ ही साथ इनकम टैक्स भी हम भारतीयों पर लगा दिया गया। दूसरा, इस प्रथम विश्व युद्ध से थ्रू द वॉर years prices increase leading to extreme hardship for the common people। जितने वर्षों तक ये युद्ध लड़ा गया उन वर्षों में हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, और उस महंगाई बढ़ने से भारतीयों को या साधारण जनता को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तीसरा, ड्यूरिंग द वॉर पीपल वर रिक्रूटेड अनविलिंगली बाय द ब्रिटिश आर्मी फ्रॉम द रूरल एरियाज इन इंडिया। तीसरा, इस युद्ध के दौरान बहुत सारे लोगों को सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया गया, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से, और जिसकी वजह से जनता बहुत परेशान थी क्योंकि हमारे भारतीय सैनिकों को भर्ती करके विदेशों में, इंग्लैंड में या यूरोपीय देशों में लड़ने के लिए, मरने के लिए भेजा जा रहा था। तो इसने भी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट लोगों में क्रिएट किया। फोर्थ है, द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। इसी समय के दौरान भारत में बहुत सी जगहों पर फसलें ख़राब हो गई, और फसलें ख़राब हो जाने की वजह से क्या हुआ, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई, और इसकी वजह से क्या है, महंगाई और भूखमरी दोनों की समस्या बढ़ी। साथ ही साथ इस समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक या संक्रामक बीमारी भी फैल गई, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के इस राष्ट्रीय मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान था। लोगों को, समस्याओं को बहुत ज़्यादा इसने क्रिएट किया था। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है, उनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। तो सत्याग्रह गांधी जी का एक टूल था, और इसका ही यूज़ करके उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने की कोशिश की थी। तो सत्याग्रह था क्या, तो सत्याग्रह एक्चुअली अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मास का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों के विरोध को प्रस्तुत करने का एक तरीका था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। ये सत्य की ताकत को बताता है, और इसमें सत्य को ढूंढने पर जोर दिया जाता है। ये सुझाव देता है
कि इफ़ द कोज वॉज ट्रू, यदि आपका कारण सही है, एंड इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आपकी लड़ाई अन्याय के साथ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी, तो आपको शारीरिक ताकत की ज़रूरत नहीं है टू फाइट द ऑपरेसर, अन्याय के खिलाफ आपको शारीरिक ताकत की ज़रूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग वेंजेंस, बिना बदला लिए और बीइंग एग्रेसिव, बिना आक्रामक हुए भी सत्याग्रही कुड विन द बैटल, एक सत्याग्रही जो है युद्ध को जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस या अहिंसा के द्वारा। थ्रू नॉन वायलेंस मेथड अ सत्याग्रही कुड अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। तो इस सत्याग्रह के द्वारा एक सत्याग्रही जो है अहिंसक रास्ते का उपयोग करके जो आक्रामक व्यक्ति है, जो हमारा विरोधी है, उसके मानसिक चेतना पर जो है चोट करता है, ये उसकी मानसिक चेतना को बदलने की कोशिश करता है। तो सत्याग्रह एक बहुत अच्छा मेथड है, सत्याग्रही जो है वो हमारे विरोधी को बदलने की कोशिश करता है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ, और इस सत्याग्रह के मेथड के यूज़ के द्वारा हम हमारे विरोधी को भी उस सच को दिखाने में सफल हो जाएंगे जो वो अब तक नहीं देख रहा था। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ, अभी तक वो उस सच को स्वीकार नहीं कर रहा था थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस, क्योंकि हम हिंसा कर रहे थे, लेकिन सत्याग्रह के द्वारा वह उस सच को भी स्वीकार कर लेता है। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू बी अल्टीमेटली विन, और इस नॉन वायलेंट तरीके से अगर हम सत्याग्रह का यूज़ करते हैं तो सत्य की हमेशा जीत ही होती है। तो ये सत्याग्रह का मेथड गांधी जी द्वारा हमारे नेशनल मूवमेंट में यूज़ किया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल था, और इसके दो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से इसको याद करना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वर द इनिशियल सत्याग्रह मूवमेंट्स लेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने भारत की स्टार्टिंग में ही, भारत आने के तुरंत बाद ही कौन कौन से जो है सत्याग्रह मूवमेंट किए थे। तो ड्यूरिंग 1916 टू 1918 पीरियड गांधी जी लेड 3 मूवमेंट्स। तो 3 मूवमेंट गांधी जी द्वारा इस दौरान किए गए थे। उसमें सबसे पहला था इमीडिएटली आफ्टर हिज अराइवल टू इंडिया। अब भारत में आने के कुछ ही समय बाद गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया इन बिहार। चंपारण कहाँ है? बिहार में। इन 1916 टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। और ये जो सत्याग्रह था वो इंडिगो प्लांटेशंस कि जो प्लांटर्स थे वो ज़बरदस्ती किसानों से इस इंडिगो या नील की खेती करवा रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में, उन किसानों की उन समस्याओं के अगेंस्ट में ये जो है आंदोलन गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था और उसमें उन्हें सफलता मिली। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में। फिर दूसरा जो उनका सत्याग्रह था इन 1917 में यह आयोजित किया गया था। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों के समर्थन में किया गया था। हु वर डिमांडिंग रेवेन्यू डिमांड बी रिलैक्स्ड एज देयर वर क्रॉप फेलियर एंड ए प्लेग एपिडेमिक। और ये जो खेड़ा के किसान थे वो करों में कटौती की मांग कर रहे थे, क्योंकि उस वर्ष जो है फसल खराब हो चुकी थी और प्लेग की बीमारी भी फैली थी, फसलें हुई नहीं थी, इसलिए वो चाहते थे कि कर नहीं लिया जाए। और गांधी जी ने यहाँ पर भी सक्सेसफुली इस मूवमेंट को नेतृत्व दिया और जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिली। थर्ड मूवमेंट गांधी जी का जो था वो था अहमदाबाद में, और ये सत्याग्रह जो था वो था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। जो कपड़ा मिल वर्कर्स थे अहमदाबाद के, उनकी मांगों के समर्थन में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत बेनिफिट हुआ था, लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वर्कर्स को उसका बेनिफिट नहीं दे रहे थे, तो वर्कर्स ने उस बेनिफिट में शेयर की डिमांड रखी थी और गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया और उनकी डिमांड मान ली गई। और इस तरह से गांधी जी ने पहले चंपारण, फिर खेड़ा और फिर अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के फेवर में ये 3 मूवमेंट किए थे। इन्हीं उनके इनिशियल सत्याग्रह या मूवमेंट कहा जाता है, और इन्हीं की वजह से गांधी जी पूरे देश की जनता के लीडर बने थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रॉलेट एक्ट और व्हाई वर इंडियन आउटरेड बाय द रॉलेट एक्ट। एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है जिसमें रॉलेट एक्ट और दांडी मार्च और जालियांवाला बाग और ऐसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में ये रहता है। तो रॉलेट एक्ट भी इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा इसी को पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट से भारतीय जनता क्यों नाराज़ थी।
तो रोलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ओवर होने के जस्ट बाद में, और इसी की वजह से फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रोलेट एक्ट था क्या? तो रोलेट एक्ट वॉज हरीडली पास। रोलेट एक्ट बहुत जल्दी में पास किया गया कानून था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसका जो है पूरे देश की जनता ने यूनाइटेड होकर जो है ऑपोजिशन किया था। इवन हमारे जो काउंसिल के मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन फिर भी इस कानून को पास कर दिया गया। सेकंड, इट प्रोवाइडेड, अब इस कानून में क्या क्या किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कानून के द्वारा इट प्रोवाइडेड गवर्नमेंट विद द ऑटोक्रेटिक पावर्स, इसमें गवर्नमेंट और पुलिस को तानाशाही शक्तियां प्रदान दी गई थी टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस की किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार को तानाशाही अधिकार इसमें दिए गए थे। दूसरा, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसमें जो है जो भी राजनीतिक अपराधी होंगे उन्हें 2 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक जेलों में रखा जा सकता था बिना कोर्ट में किसी ट्रायल के, मतलब बिना कोर्ट में ले जाए हुए उन्हें 2 साल तक पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता था। तो ये 2 व्यवस्थाएं इस रोलेट एक्ट में की गई थी जो भारतीयों को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये जो थी बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव कानून था जिसमें भारतीयों को परेशान करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बनाया था। भारत में रिवोल्यूशनरी और जो मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, उसको रोकने के लिए कानून बने थे। तो इन दोनों ही कानूनों का विरोध पूरे देश में किया गया था। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए, ऑटोक्रेटिक पावर्स और प्रिजनिंग विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नोन एज जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था जो कि 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर की जलियांवाला बाग में ये हुआ था, जहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ को जनरल डायर द्वारा गोली मार दी गई थी। अब ये ऐसा क्यों हुआ था? तो सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, अदर्स टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। तो इस जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग जो है ब्रिटिश रोलेट एक्ट की वजह से जो ऑपरेसिव उनकी पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट में वहाँ जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। बहुत सारे लोग वहाँ पर बैसाखी का मेला त्यौहार मनाने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, बहुत सारे लोग यहाँ सिटी से बाहर से आए थे और वो ये नहीं जानते थे कि सिटी में मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग इस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। जनरल डायर को जैसे ही इसका पता लगा, द कमांडर, उसने ही ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट फ्रॉम बाग एंड ओपन द फायर अपॉन द इनोसेंट सिटीजन। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और जितने भी लोग थे अंदर उनके ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया। बहुत सारे इनोसेंट लोग इसमें मारे गए। डायर्स इंटेंशन वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट एंड टेरराइज सत्याग्रहीस। डायर का इंटेंशन, इरादा ये था कि वो जनता के ऊपर एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न कराना चाहता था। वो एक आतंक उत्पन्न कर देना चाहता था कि कभी भी इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है विरोध ना कर सके। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड। हज़ारों जो है लोगों को इसमें मार दिया गया, जिसमें महिला और बच्चे भी थे, और बहुत सारे घायल हो गए ड्यू टू दिस इनडिस्क्रिमिनेटिंग फायरिंग बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स विच अल्टीमेटली लेड टू द नेशन वाइड आउटब्रेक। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से पूरे देश में रोष का, गुस्से का माहौल फैल गया था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट वॉज द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमारे देश के इतिहास का सबसे जो है एक क्रूर अध्याय या घटना मानी जाती है, और इसी के बाद हमारा नेशनल मूवमेंट जो है बहुत तेज़ गति से चला था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जलियांवाला बाग के ऊपर याद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन क्यों, असहयोग क्यों। व्हाट वाज द मेथड यूज्ड इन द मूवमेंट, और कौन कौन से तरीकों का इस असहयोग आंदोलन में यूज़ किया गया। बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन है, गांधी इन इस फेमस बुक हिंद स्वराज, गांधी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश कंटिन्यू टू रूल विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। अंग्रेज जो है हमारे भारत देश में हम भारतीयों के सहयोग की वजह से ही शासन कर पा रहे हैं। इफ़ विड्रो, यदि हम अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं, हम अपना कोऑपरेशन वापस ले लेते हैं, देन देयर रूल वुड एंड, तब उनका साम्राज्य या राज्य या शासन खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। फिर ये इस कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम थे या क्या क्या प्रोग्राम बनाए गए थे। इट बिगिन विथ सरेंडर ऑफ टाइटल्स,
तो ये आंदोलन जो है पहले उपाधियों और पदवियों का इसमें त्याग किया गया, फिर बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, सरकारी नौकरियों को इसमें त्याग किया गया, बहिष्कार किया गया, फिर आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सब का भी इसमें बहिष्कार किया गया। स्वदेशी का इसमें प्रचार प्रसार हुआ और नेशनल एजुकेशन को भी इसमें प्रमोट किया गया। तो इस तरह से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट है और इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता है। तो आपको ये दोनों ही बातें याद रखनी, एक तो ये क्यों शुरू किया गया और दूसरा इसमें क्या क्या कार्यक्रम किए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हु वर द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के लीडर कौन कौन थे, वाई वाज इट स्टार्टेड, और ये क्यों शुरू हुआ था। तो खिलाफत मूवमेंट जो है 1920 से 22 के पीरियड में ही असहयोग आंदोलन के साथ चलने वाला एक मूवमेंट था जो इंडिया में चला था। और इसका कारण ये था कि फॉलोइंग द डिफीट, प्रथम विश्व युद्ध में टर्की के ओटोमन एम्परर या एम्पायर का जो राजा था उसकी हार हुई थी, और उसकी हार के साथ ही ये रूमर फैल गया था कि उसके साथ एक बहुत ही कठोर संधि की जाएगी। और इसकी वजह से क्या है, वो जो टर्की का राजा है जो कि इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफ या खलीफा कहा जाता था। 11th में आपने खलीफ्स के बारे में पढ़ा है कि प्रोफेट मोहम्मद के बाद जो उसके डिसेंडेंट्स आगे जो उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को रूल किया था, दे वर कॉल्ड खलीफ्स। तो टर्कीज रूलर वाज द खलीफ ऑफ दैट टाइम एंड मुस्लिम्स बिलीव्ड दैट दिस ट्रीटी विल बी वेरी हार्श टू द रूलर। उस राजा के साथ बहुत ही हार्श ट्रीटी होने की संभावना में लोगों को लगा कि खलीफ का जो अपमान है उसको मतलब बचाया जाए, उसका सम्मान बचाया जाए, और इसलिए उन्होंने टू डिफेंड द खलीफ्स टेम्पोरल पावर्स, उसके जो पावर्स है उसको डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। इंडिया में एक खिलाफत कमेटी बॉम्बे में बनाई गई इन मार्च 1990 अंडर द लीडरशिप ऑफ 2 यंग ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। 2 भाइयों के लीडरशिप में इंडिया में खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। इन दोनों भाइयों के नाम थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। They began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. Gandhiji saw it as an opportunity to bring Muslims and Hindus under a unified national movement. और यहीं पर गांधी जी और अली ब्रदर्स दोनों ने मिलकर क्या किया, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत अच्छा मौका देखते हुए उन्होंने साथ में मिलकर इस मूवमेंट को करने का निश्चय किया। Thus, Gandhiji decided to launch non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। और इसी वजह से गांधी जी ने स्वराज के साथ साथ ही खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में ही इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो ये 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ चला था, लेकिन इसकी डिमांड जो थी मेन वो खलीफ और टर्की के राजा से संबंधित थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वाई वॉज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड इन 1922-23। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई। ठीक है, तो स्वराज पार्टी जो है वो आंसर है इसका CR दास, चित्तरंजन दास नाम सुना होगा आपने, एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। इन दोनों ही नेताओं ने ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी कांग्रेस के अंदर ही, विद इन कांग्रेस, टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था कि हमें चुनावों का बहिष्कार करना, और उसके बाद कांग्रेस ने चुनाव में भाग नहीं लिया। लेकिन स्वराज पार्टी के जो लीडर थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनका मानना था कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। तो चुनाव में भाग लेने के लिए इस स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अब चुनाव में क्यों भाग लेना चाहिए, दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। उनका यह मानना था कि ब्रिटिश नीतियों की काउंसिल के अंदर ही उनको ओपोज किया जाना चाहिए, उनको विरोध किया जाना चाहिए। आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, सुधारों के लिए आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। और उस विरोध के जरिए लोगों को, देश को, दुनिया को ये बताना चाहिए कि ये जो काउंसिल्स है वो विधान परिषदें जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की ही डिमांड को मानती, ब्रिटिशर्स को ही मानती। हम इंडियंस कितना भी विरोध करें लेकिन हमारे लिए अच्छे कानूनों को ये काउंसिल्स नहीं बनाती है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए स्वराज पार्टी फॉर्म की गई थी, और फिर उन्होंने इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट किया था।
तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वाज साइमन कमीशन, व्हाई डिड इंडियन अपोजिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है साइमन कमीशन क्या था और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था। 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आया था। द साइमन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन अंडर सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है इंग्लैंड की टोरी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी गवर्नमेंट ने जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत भेजा था, उसका नाम साइमन कमीशन था। इस कमीशन को भारत भेजे जाने का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव वाज दैट द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट सम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। ये भारत में चल रहे संवैधानिक सिस्टम को स्टडी करने इंडिया आया था और साथ ही साथ कुछ नए सुझाव देने के लिए भी इसे भारत भेजा गया था कि हमारे सिस्टम में जो भी कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, इनको ये नोट डाउन करेंगे और सजेस्ट करेंगे कि उन कमियों को कैसे सुधारा जा सके। तो इस वजह से साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। बट नेशनलिस्ट इन इंडिया अपोज्ड, भारत के राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। इसका कारण क्या था? बिकॉज इट हैड नॉट ए सिंगल इंडियन मेंबर, इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति इसका सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन वॉज ऑल वाइट कमीशन, इसमें सारे गोरे लोग ही थे, वाइट लोग ही थे, नॉट अ सिंगल इंडियन, इसलिए इसका विरोध किया गया। देयरफॉर व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब भारत में साइमन कमीशन आया इन 1928, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन, इस नारे के साथ स्वागत किया गया, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसका स्वागत हुआ। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, और इस साइमन कमीशन के विरोध में इवन मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1929। कांग्रेस के 1929 के दिसंबर 1929 के अधिवेशन का जो कि लाहौर में आयोजित किया गया था, उसके क्या महत्व है? ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ 1929 ये पूछा जाता है। तो लाहौर सेशन दो कारणों की वजह से जाना जाता है, लेकिन सबसे पहले लाहौर सेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि पहली बार इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इसके प्रेसिडेंट थे। वो एक यंग लीडर थे, तो युवा लोगों के हाथों में जो है कांग्रेस अब धीरे धीरे जा रही थी, उसका रिप्रेजेंटेशन ये था। दूसरा, हियर द कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। पहली बार कांग्रेस ने अपने डिक्लेयर किया इसी सेशन में कि वो पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेगी, काम करेगी, वो भारत की आज़ादी के लिए काम करेगी। और थर्ड, इसी सेशन में ऑन 26 जनवरी 1930, मतलब इसी सेशन में दिसंबर 1929 में डिसाइड किया गया कि भारत का एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और वो इंडिपेंडेंस डे का जो डेट है वो 26 जनवरी रखा गया। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वो सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930, और इस दिन लोग जो है वो संघर्ष की और देश की आज़ादी के लिए प्रतिज्ञा लेंगे और देश के लिए काम करने के लिए जो है एकजुट होंगे। इस तरह का निर्णय इसमें लिया गया। तो दो कारणों से विशेष रूप से ये प्रसिद्ध है। पहला तो पूर्ण स्वराज की घोषणा, और दूसरा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की वजह से ये लाहौर सेशन बहुत प्रसिद्ध रहा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। डिस्क्राइब द दांडी मार्च ऑफ गांधी जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दांडी मार्च के बारे में शॉर्ट नोट है ये। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी को नमक के अंदर एक ऐसा प्रतीक लगा कि ये पूरे देश की जनता को जोड़ सकता है, क्योंकि नमक अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति के द्वारा रोज खाई जाने वाली चीज़ों में से एक है। ही सेंट लेटर टू वायसराय इरविन। उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी थी, जिसमें नमक के टैक्स को भी एबोलिश करने की डिमांड रखी थी, लेकिन इरविन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इरविन रिफ्यूज, इरविन ने मना कर दिया। देन गांधी जी डिसाइडेड, तो उन्होंने सॉल्ट मार्च करने का डिसीजन लिया, एंड ही स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930। 1930 की 12 मार्च को उन्होंने अपने 78 अकम्पनीड या अपने साथियों के साथ गुजरात के
अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की 240 मील की यात्रा की इसे ही इतिहास में दांडी यात्रा या दांडी मार्च कहा जाता है। ऑन इज वे, रास्ते में गांधी जी टोल्ड इम्पोर्टेंस ऑफ स्वराज टू पीपल। रास्ते में गांधी जी ने लोगों को जहाँ जहाँ पर भी वो रुके उन्होंने स्वराज की महत्ता बताई। एंड आस्क्ड टू डिफाई ब्रिटिश का विरोध करने के बारे में लोगों को उन्होंने कहा। ऑन 6 अप्रैल और 6 अप्रैल ही रीच दांडी। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे एंड वायलेटेड द लॉ और कानून तोड़ दिया। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, उन्होंने समुद्र के पानी को गर्म करके नमक बना दिया और इस तरह से नमक कानून तोड़ दिया। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये दांडी मार्च इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ये सारा सब कुछ आपको दांडी मार्च के इस क्वेश्चन में लिखना है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के या इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन समझौते के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए जो कि 1931 में 1931 में किया गया था। तो ऑन 5 मार्च 1931 गांधी जी साइंड ए पैक्ट विद द वायसराय इरविन। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था। ये वो पीरियड था जब देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और उसकी वजह से ही इरविन ने गांधी जी से बात करके उन्हें समझौते के लिए बुलाया था और दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इस समझौते के अनुसार गांधी जी वॉज टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करना था। एंड एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। और लंदन में आयोजित होने वाली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्हें पार्टिसिपेट करने जाना था। तो दो चीज़ें गांधी जी को करनी थी, एक तो मूवमेंट बंद करना था और दूसरा उन्हें लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना था। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड टू रिस्टोर द जॉब ऑफ सत्याग्रहीज इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो गवर्नमेंट को इसमें दो काम करने थे। एक तो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इसमें गिरफ्तार किया था उन सारे प्रिजनर्स को वो छोड़ देगी और साथ ही साथ जिन सत्याग्रहियों की नौकरियां छीन ली गई थी उन्हें वापस उनकी नौकरियां दे दी जाएगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 12 क्वेश्चन हैं। अगर इन 12 क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं, रट लेते हैं पूरी तरह से, तो इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि 3 मार्क के क्वेश्चंस में और कोई क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई request you to like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के जो है 3 और 5 मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट टू